हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं भारत को। तो अभी जो हमने भारत का जो फिजिकल स्वरूप है उसको हमने देखा है और हम बात कर रहे थे कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थिति है, कैसा फिजिकल स्वरूप है। इस पर हम लोग आपका एक एक करके बात कर रहे थे और इनको देखने का प्रयास कर रहे थे। क्लियर है? चलिए, इतना हम लोग वो आपका देख चुके थे, इतना हम लोग बात कर चुके थे प्रायद्वीपीय प्लेट्यू की, प्रायद्वीपीय जो पठार है, मध्य उच्च भूमि का, ठीक है, कैसे कहाँ से कहाँ पर कौन कौन सा पठार है, किस प्रकार है, इन सबको हम लोग देख चुके थे। और दूसरा जो था, मैं कल आपको पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को समझा रहा था। क्लियर है? तो इतना आप लोगों ने अच्छे से बात देखने का प्रयास किया होगा और मैंने एक एक करके ये सारी चीज़ें आपको बताने का और आपको समझाने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या ज्योग्राफिकल स्थिति है और ज्योग्राफिकल आपका पोजीशन है, ये हमको देखना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। इतना हम लोग इसमें देख चुके थे, इतना हम लोग इसमें बात कर चुके थे। ठीक है? क्लियर है? देख लिया? चलिए अब देखिए, तो यहां हमने एक मरुस्थल की बात करी थी और यहां हमने एक माउंटेन की बात करी थी और एक हमने यहां माउंटेन की बात करी थी, यहां एक रिवर थी और यहां पर एक माउंटेन है और यहां पर एक माउंटेन है, हमने उसको देखा था। यहां पर एक प्लेट्यू रीजन था, ये इसके जो पार्ट है ऊपर वाला। क्लियर है? यहां हमने एक काम करते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं, ये ज्यादा बड़ा बनना दिया, ऊपर तक पहुंच गया ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखिए ऐसे बनाते हैं। चलिए, तो यहां हो गया हमारा महामरुस्थल। क्लियर है? ये हो गई अरावली रेंज, ठीक है, और यहां हो गई आपकी विंध्या, ये होगी नर्मदा, ये होगी सतपुड़ा, ये होगी मैकाल और एक रेंज यहाँ होगी। हालांकि मध्य प्रदेश वाले पार्ट में ही है, ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। कहां पर है? जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, इसी की में हम लोग आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? और एक यहाँ है हाईलैंड, उच्च भूमि है, एक यहाँ पर है, एक छत्तीसगढ़ का पठार यहाँ है और एक जो है वो आपको ट्रायंगल शेप में देखने के लिए मिलेगा, प्लेट्यू रीजन। क्लियर है? ये इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा, रफ फॉर्मेट में मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? तो यही चीज तो मैं आपको अभी दिखाया था। क्लियर है? तो ये महामरुस्थल, अरावली, मालवा, विंध्या, सतपुड़ा, नर्मदा, महादेव, ठीक, और मध्य उच्च भूमि, इसको हाईलैंड बोलते हैं। ठीक है, मालवे के पठार को बुंदेलखंड, बंगेलखंड, छोटा नागपुर का प्लेट्यू, गारो खासो, जैंतिया, एकमरले का पठार, ठीक है, मेघालय का पठार, ये सारे पठार कैसे हैं? इसी पठार के हिस्सा हैं। क्या है? ये जो प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू रीजन का ही हिस्सा है। क्लियर है? ये आपको देखना है, ठीक। ये प्रयास किया हमने दिखाने का। आगे बढ़ रहे हैं।
अब हम बात करें वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट पूर्वी घाट की तुलना में अपेक्षा ऊंचा है। मैंने कल आपको समझाया था और बताया था कि भाई ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें क्या है, ये ज्यादा ऊंचा आपको दिखाई देगा। क्लियर है? अगर हम इन दोनों का कंपेयर आपस में कर रहे हैं तो ये पार्ट ऊंचे आपको दिखाई देंगे। कौन सा? वेस्टर्न घाट ऊंचा है और ईस्टर्न घाट इसकी तुलना में, अगर हम आपस में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्लियर है? ये इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, याद रहेगा। ठीक, देख लिया। पूर्वी घाट 600 मीटर औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 किलोमीटर है। ये कितना है? अगर हम वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, जो ये पूर्वी घाट है ऑन एवरेज 600 मीटर इसका हाइट बताया है। ठीक है, और ये कितना है? 900 से लेकर 1600, यानी कि जो आपका शिवालिक जैसी जो रेंज है ना उसके हाइट के एवरेज का है। क्या है? जो आपका शिवालिक हाइट है उसके एवरेज का है, उसके औसत का है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। ठीक, उसी के औसत एवरेज का है। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है। कितना है? 900 से आपका 1600 मीटर की जो ऊंचाई है ये हमको दिखाई। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक और पूरब में सतत नहीं है। ऐसा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट लिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। कह रहे जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट कैसा है? आपका पर्वतीय है, यानी कि आपका हवा क्या हो? ठंडी हवा। पहले हवा कैसी हुई? गर्म होती है, तो उसमें वेपराइज होता है, फिर वो क्या होता है उसके साथ वो हल्के हल्के पहाड़ के सारे ऊपर उठती हैं और भारी होने के साथ कंडक्शन के साथ वो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनमें आपका वर्षा करती हैं। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन भी हमको देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? पश्चिमी घाट के पश्चिम में आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण आर्द्र हवा होती हैं, टकराती हैं और ऊपर उठती हैं, और पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। कैसा है? पश्चिमी घाट की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण की ओर जो ऊंचाई है वो आपकी बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, अन्नामुड़ी, ठीक, तथा दोदा बेटा। कैसा है? अन्नामुड़ी और दोडा बेटा। ठीक, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेरावर और जारवेदिया की पहाड़ी है। तो आप देखेंगे दक्षिण और पश्चिम में कौन है? सेवरॉय और जावेडी की पहाड़ी। ठीक, ये सब कहां मिलती हैं? अब आपको थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं, देखिए, ताकि आपको कुछ चीजें और क्लियर हो, आपको पता लगे कि रेनफॉल हो कैसे रही है, वर्षा हो कैसे रही है, कहां पर दोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, और कुछ काम आपको करना है जो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आपको ढूंढना है मैप में, गूगल करना है, कॉपी खोलनी है, पढ़ना है, ताकि आपको समझ आए कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, वेस्टर्न घाट जो है आपने इतना देख लिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और देखिए, अब आप देखेंगे पूर्वी तट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक, और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, अनियमित है। बंगाली खाड़ी में नदियां यहां तक है। सबसे पहले आप देखिए इसको, हाँ देखिए, यहां बहती है महानदी। महानदी का मुहाना है, और यहां क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये है अरब
सागर। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, यहां जो भी आपके पर्वत है उनमें कुछ ब्रेकिंग है। ठीक है, ये मैं ऐसे बनाने प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और ये यहां आता है, और ये जो पर्वत है ये कैसे हैं? ऊंचे हैं, उभार है। तो ये जहां पर दोनों जगह मिले हैं, जहां पर आपका ध्यान दीजिए, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट दोनों जहां मिलते हैं वो जगह है नीलगिरी पर्वत। क्या जगह का नाम है आपका? नीलगिरी पर्वत। क्लियर है? और यहां ही एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। कैसा है? महेंद्रगिरी पर्वत। ध्यान रहेगा। ये तो बताया उसने हमें अभी। जानकारी क्या मिली है कि दक्षिणी पूरी घाट मिलती हैं और चोटियां हैं, यहां आपस में हवा चलती हैं और हमको देखने के लिए मिलती है। ऐसी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत यहां मिलता है। अब ऐसे ही कुछ चोटियां जो है हमको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है? और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमको चोटियां मिली हैं, तो आप सब यहां आगे अब देखिए, ये नियात सरित है। पश्चिमी घाट में वर्षा, पर्वतीय वर्षा होती है और वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आध टकराकर ऊपर उठती है और पश्चिमी घाट को आपके भारतीय और सॉरी विभिन्न प्रकार के स्थानों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ऐसे मानिए, अगर मैं इसको पेंट ऐसे कर दूं, भाई भ्रंश कागार जैसा है, तो ये हुआ पश्चिमी घाट। अब होता क्या है, यहां से टेम्परेचर उठता है, हवाएं ऊपर उठती हैं और ये इस तरफ चलती हैं क्योंकि यहां टेम्परेचर ज्यादा है और जो प्रेशर है वो कैसा है? सबसे पहले यहां देखिए, यहां वाष्प क्या होगा? यहां कंडेंसेशन होगा। कैसा होगा? कंडेंसेशन। ठीक। अब कंडेंसेशन होगा तो ये कहां उठेंगी? हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठने पर आगे चलेंगी और ये क्या करती हैं? इस तल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगी और जैसे ये पहाड़ों की साइड चलेंगी, पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगी हवाएं, तो ये ऊंचाई पे जाने के बाद ठंडी हो जाती है क्योंकि यहाँ भी एटमॉस्फेयर, यहाँ की हवाएं, ठंडी हवाएं वो इनसे मिलती हैं। ठंडी हवा इनसे मिलने के बाद ये क्या करती हैं? इस वाले किनारे पर आपकी वर्षा करती हैं। तो ये किनारा है पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा। तो ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर अधिक वर्षा होती है। क्लियर है? और ये जब वर्षा करती है तो ऊपर उठती हैं। क्लियर है? और बाद में क्या होता है, जब वर्षा कर लेती हैं, इन हवाओं का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है, नमी। तो जब ये ऊपर उठती हैं, इस तरफ आती हैं, तो यहां पर क्या होता है? इनमें नमी नहीं होती। तो इस तरफ जो है आपका जो है वर्षा नहीं होती या कम होती है, बहुत होती नहीं है, और होती है तो बहुत नामात्र, वर्षा नहीं होती है। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है छाया वृष्टि। क्या कहते हैं? छाया वृष्टि प्रदेश कहते हैं। छाया वृष्टि प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या होती है? यहां पर आपका वर्षा नहीं होती है।
तो यहाँ जो है, यहाँ जो मौसम वो कैसा मिलेगा, शुष्क होगा, और यहाँ का जो मौसम है वो कैसा होगा, आर्द्र होगा, ह्यूमिड होगा, क्योंकि यहाँ वर्षा हो रही है। यहाँ की जो आपकी वनस्पति होंगी वो कैसी होंगी, सदाबहार प्रकार की होंगी, और यहाँ कैसी होंगी, पतझड़ टाइप की होंगी, जब यहाँ आपकी वर्षा प्राप्ति नहीं हो रही है। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। और देखिए, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या है कि दक्षिण और उत्तर की ओर की बढ़ती जाती हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कुछ दक्षिण की तरफ अन्नामुड़ी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अन्नामुड़ी, 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 अनाईमुड़ी। तो इसकी जो पीक है, हाईएस्ट पीक, उसका क्या नाम है, अनाई मुड़ी। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अन्नामुड़ी के बाद डोडा बेटा। तो ये जो आपका नीलगिरी पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, 2660 ऐसी कुछ करके इसकी हाइट, एक बार देख लेता हूँ ध्यान एग्जैक्ट कितना है, 2633 है, 2633 इसकी हाइट है। तो ये सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक हो गई, और ये फर्स्ट नंबर की हाईएस्ट पीक हो गई। क्लियर है, नीलगिरी की ही ऊंची चोटी है। और ध्यान रखना, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो स्थान कौन सा है, नीलगिरी। और राज्य की बात पूछे तो ध्यान रखना, तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, देख लिया, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सबसे ऊंची हाइट वाली है, तो ये डोडा बेटा है, ये पूर्वी घाट के सबसे ऊंची है, और ये आपका मेंदगिरी पर्वत है, ठीक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, ठीक। दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेरी की पहाड़ी है, ठीक है, सेवराय और जावेरी की पहाड़ी। चलिए, अब एक जगह आती है उडकमंडलम। आप कभी तमिलनाडु में घूमने जाइए, और इसी को जानते हैं ऊटी के नाम से, उडकमंडलम को। क्लियर है, तो उडकमंडलम यानी कि ऊटी। तो कभी आपका मन हो उडकमंडलम जाने का, ऊटी जाने का, तो आप जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए, कड़ाईकनाल प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों में स्थित मानचित्र से ज्ञात कीजिए। अब आपको कड़ाईकनाल ढूंढना है, उडकमंडलम, ऊटी को ढूंढना है। जैसे हमारे यहाँ ना, आप मसूरी वगैरह जाते हैं, नैनीताल वगैरह जाते हैं, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। आप कभी तमिलनाडु जाइए, नीलगिरी के जो पहाड़ है वहां पर देखिए, उडकमंडलम, ऊटी। जैसे ही आप जाएंगे, दार्जिलिंग भी ऐसा ही है, लेकिन वो हिमालय का पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। क्लियर, बहुत सुंदर जगह, मौका मिले कभी घूम के आइए, टहल के आइए, देखिए, और ज्योग्राफी को सीखिए लाइव। प्रायद्वीपीय पठार एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है। कैसी है, प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। अब आप जानते हैं काली मिट्टी कैसे निकलती है, ज्वालामुखी ट्रैप कैसे बनता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसके साथ बहुत सारे राख, कंकड़, पत्थर निकलते हैं, वो आपका लिक्विड फॉर्म में लावा होता है, अम्लीय, वो आपका जम जाता है, उसी के जमाव से बनता है ट्रैप, दक्कन ट्रैप। क्लियर हो गया। इसलिए इस सेल को आग्नेय सेल, वास्तव में इन सेलों का समय
के साथ अपर्दन हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीप के पठार के पश्चिम एवं उत्तर के पश्चिम के किनारे स्थित है। बहुत ही आपर्दित और विखंडित पहाड़ियां हैं। गुजरात को लेकर दिल्ली दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। ठीक, और हमको ये आपका दिखाई देती है। चलिए, इतना हो गया। अब इसके बाद हम जो मरुस्थल है, जो इसका डेजर्ट वाला रीजन है, मरुस्थल वाला, अब हम उस रीजन को आपका देखेंगे। क्लियर है? भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम के किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। किसका है? थार का। यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी कि ऑन एवरेज की अगर बात करो तो 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। पूरे अरावली पहाड़ी की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत जगह बहुत अच्छी बारिश भी होती है, इसलिए एवरेज में इतना आ गया। नहीं तो आप देखो ये 75 से भी नीचे चला जाता है। आई समझ में? तो इसलिए और क्षेत्र में होती है तो उसका एवरेज करके बताया है हमें, प्रतिवर्ष इतनी होती है और बहुत बार अच्छी भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम है। जहां पर ड्राई एरिया है, पानी की कमी है, हवा गर्म है, तो वहां क्या मिलते हैं? कैक्टस, नागफेनी, जो वहां की खजूर, बबूल, खेजरी, वहां जैसे वृक्ष आप राजस्थान में देख सकते हैं। क्लियर है? ये सब मिलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, वर्षा ऋतु में ही कुछ आपके सरिताएं दिखाई देती हैं, कुछ नदियां बालू में भी ये आपके विलीन हो जाती हैं। जल नहीं मिलने पर वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही नहीं इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। कह रहे लूनी यहाँ बहती है और राजस्थान से होती हुई निकलती है लूनी। सरस्वती भी एक जमाने में बहा करती थी वहां पर। क्लियर है? तो लूनी नदी भी यहाँ मिलेगी। बरकान यानी कि अर्धचंदाकार बालू के टीले को बोला जाता है बरकान। आप देखते हैं जब धूल भरी आंधी चलती है तो वो इस तरीके से बालू को समेट देती है और एक चंद्र आकार जैसा एक बना देती है, बालू को इकट्ठा कर देती है, उसे कहते हैं बरकान। और इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र तक लंबी लंबी सीमाओं में जो है बरकान फैल जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन लंबा टीले भारत पाकिस्तान सीमा में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कैसे हैं? प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। क्या आप जैसलमेर जाएं तो बरकान समूह को देख सकते हैं। आप जैसलमेर जाएंगे तो वहां बरकान समूह मिलेगा। अजमेर जाएंगे, वहां जाएंगे, अजमेर पहुंच गए, बीकानेर में भी बालू मिलता है अच्छा खासा, या फिर जो भारत पाकिस्तान वाले बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर भी ये चीजें मिल जाती है, क्योंकि धूल भरी आंधी चलती है और इस प्रकार ये सारी चीजें बड़ी कॉमन रूप में आपको दिखाई देती है। क्लियर है? जैसे ये बना हुआ है, ये पनिहारी है। राजस्थान में पानी लेने जब औरतें जाती हैं, महिला, उनको पनहारी कहते हैं। तो ये इस तरीके का बन जाता है, या रेत कट्ठी जाती है ऐसे बन जाता है, या अगर ऐसे हवा चल रही है तो ये टीला बना देते हैं। तो ये जो सेफ है, जो अर्ध आपको चंद्राकार सी दिखाई देगी, इसी सेफ को कहते हैं बरखान। क्लियर है? क्या है? बरखान। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तटीय मैदान। अब कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन को समझिए थोड़ा सा। अब पर्वत तो है किनारों पर, तो पर्वत थोड़े से दूर है। कैसे हैं? दूर हैं। तो यहां जैसे ये समुद्र सीमा है तो यहां पर स्थान मिलते हैं, लैंड मिलती है बिल्कुल। तो यहां पर लैंड के साथ साथ ही मैदान भी है। कैसे हैं? यहां मैदान है, फिर पहाड़ है। तो ये प्लेन है और ये पहाड़ है, ये प्लेन है, ये पहाड़ है, ये प्लेन है, ये पहाड़ है। तो ऐसे करके मैदान मिलते हैं। कहां?
ये जो आपका पूर्वी घाट है और यहां पर जो आपका जो पश्चिमी घाट है, दोनों पर। क्लियर है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर मिलता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट की मैदान अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। कैसा है? सकरा है, छोटा है। वेस्टर्न घाट वाला 3 भाग में बटा हुआ है। एक तट जो मैदान है जिसको हम कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट का है मुंबई और गोवा के बीच का जो तट है। और एक मध्य भाग है जिसको हम क्या कहते हैं? आपका कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक, कन्नड़ तट किसके बाद होगा? गोवा और कर्नाटक के साथ होगा। और मालाबार तट कर्नाटक और केरल के साथ होगा। और इधर हम अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये मैदान चौड़े एवं समतल हैं। तो ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे, ठीक, यहां पर जो है मैदान कम है या कम चौड़े हैं, और जो आपका पूर्वी घाट है यहां पर जो मैदान है वो कैसे हैं? अधिक चौड़े हैं। क्लियर है? यह आपका ध्यान रखिएगा। ठीक, और उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। तो ये जो रीजन है मैं यही बता देता हूं बच्चों, ध्यान रखना थोड़ा सा। क्लियर हो गया? तो ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या रीजन है? उत्तरी सरकार, ये नाम है वहां का। ठीक है, इस तट को हम क्या बोलते हैं? चलिए कौन बताएगा? ये तो मालाबार हो गया, ये कन्नड़ हो गया, क्लियर हो गया, और ये कोंकण हो गया। इस तट का नाम आपको बताना है जो बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच पड़ता है। तो ये कोरोमंडल तट है। कौन सा है? तो ये कोरोमंडल मंडल तट, तो इस नाम से जाने जाते हैं ये यहाँ के जो मैदान है। क्लियर है? तो ध्यान रहेगा। वापस बना के देखते हैं एक बार। चलिए एक काम करते हैं, कल इसको हम अच्छे से करेंगे। ये कोंकण तट वगैरह, उत्तरी सरकार वगैरह लिखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।